हेलो फ्रेंड्स, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की तैयारी करने वाले और एमटीएस की तैयारी करने वालों के लिए मैं एक और न्यू क्लास लेके आ गया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, जो एमटीएस वाले हैं वो आज हिंदी स्किप कर दें, बाकी सभी जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सीआरपीएफ वाले जो हैं चारों पीडीएफ ले लें। ठीक है फ्रेंड्स, आज का क्लास शुरू करते हैं। जीके जीएस का पहला क्वेश्चन है आपका, किस कारण से आयातित सामान अधिक महंगा होता है? तो किस कारण से जो है बाहर से या मंगाने वाले सामान या हम जो किसी और देश में भेजते हैं वो सामान जो है वो महंगा हो जाता है, तो उसमें लगता है बड़ी मात्रा में टैक्स, प्रशुल्क, जिससे जो है वस्तुओं की कीमत वृद्धि हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है को निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? जो बुद्ध पूर्णिमा है उसे किस राज्य में सागा दावा कहते हैं, ये पूछ रहे हैं। तो जो सिक्किम राज्य है वहाँ बुद्ध पूर्णिमा को सागा दावा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें। सिक्किम की राजधानी जो है वो आपकी गंगटोक है, ये भी याद रखें। और इसके साथ साथ यहाँ के जो सीएम है प्रेम सिंह तमांग, वो भी याद रखें। प्रेम सिंह तमांग जी, प्रेम सिंह तमांग जी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा में कितने संतुलित आहार देने चाहिए? तो किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा में 3 संतुलित आहार जो हैं वो देने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और याद रखें जो एक ग्रामीण स्तर और शहरी स्तर की में कितनी कैलोरी एक व्यक्ति को प्रतिदिन मिलनी चाहिए उसका भी याद रखें। जैसे ग्रामीण एरिया है तो ग्रामीण के लिए प्रतिदिन 2400 कैलोरी आवश्यक है और शहर के लिए 2100 कैलोरी आवश्यक है। लेकिन जो हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है FAO, उसने माना है कि एक दिन में 1800 कैलोरी ज़रूरी है। इसके नीचे जिसे कैलोरी मिलती है फ्रेंड वो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन एकल खेल में यदि दोनों खिलाड़ियों के 29 अंक हैं तो उनमें से एक किस अंक पर जीतेगा? तो अगर ऐसे बैडमिंटन 2 लोग खेलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और दोनों का 29 अंक हो गया है, तो उनमें से अगले वाले को जीतने के लिए कितना अंक चाहिए? तो उनमें से अगले जिसे जीतना है उसे 30वां अंक चाहिए होगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें। जो 30 अंक है उस पर वह बैडमिंटन का खिलाड़ी जो है वह खेल या उस मैच को वह जीत जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं? तो ये सभी अवार्ड जो हैं आपके शोभना नारायण जी को मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग ना हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से खालिस्तान तक होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग ना हो तब तक उसकी पहली बैठक से नियत तारीख से उसका कार्यकाल जो है वह 5 वर्ष का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 5 वर्ष, और साथ ही यह तब तक भंग नहीं होती जब तक लोकसभा का जो बहुमत दल के नेता के पास जब तक बहुमत है तब तक लोकसभा चलती भी रहती है। और इसका जो समय सीमा होता है वो 5 वर्ष होता है, और अगर 5 वर्ष बाद पुनः बहुमत मिल जाती है तो फिर से लोकसभा का कार्यकाल चलना प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? तो रवि कीर्ति जी ने जो है पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? क्षत्रिय, ये पूछा है फ्रेंड। तो क्षत्रिय हमारे असम राज्य का जो है वह शास्त्रीय नृत्य है, और इम्पॉर्टेंट है इसमें ये शास्त्रीय नृत्य। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में टोटल जो है अलग अलग राज्यों के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। आपको याद रहना चाहिए कौन से राज्य का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक क्रिकेटर नहीं है? जो 4 ऑप्शन दिए रहे होंगे उनमें से आपको पूछा गया है कि कौन क्रिकेटर नहीं है। तो साइना नेहवाल जी, साइना नेहवाल जी, इनका संबंध जो है वो बैडमिंटन से है, ये क्रिकेटर नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें, इनका संबंध बैडमिंटन से है। अगला क्वेश्चन है, लू किस ऋतु की विशेषता है? लू जो है जो गर्मी के दिनों में गर्म हवाएं चलती हैं उन्हें लू कहते हैं। तो ये किस ऋतु की विशेषता है? तो लू जो है वह ग्रीष्म ऋतु की एक विशेषता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर आपकी 74.04 थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे साक्षर राज्य कौन सा है भारत का? तो ये आएगा आपका केरल। ठीक है फ्रेंड्स, और सबसे कम साक्षर राज्य
सबसे कम साक्षर राज्य, ऐसा पूछ दिया तो इसमें आएगा आपका बिहार। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें, किसी किसी शिफ्ट में ये भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, इसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन और अन्य कलाकृति बनाने में किया जाता है। यहाँ किस फसल की बात हो रही है? तो जो आपका बोरा, चटाई, रस्सी ये सब होता है ना, ये जूट का बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, जूट को ही सुनहरा रेशम भी कहते हैं, याद रखें। और विश्व में जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन जूट का बांग्लादेश में होता है फ्रेंड्स। बांग्लादेश में सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है। और अगर भारत में बात करें तो पश्चिम बंगाल राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल राज्य, यहाँ सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में 2022 में भारत से शिवसेना के किस नेता को महाराष्ट्र से राज्यसभा का सदस्य चुना गया? तो ये चुना गया था आपके संजय राउत जी को। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ साथ ये भी याद रखें, वर्तमान समय में जो महाराष्ट्र हैं उसके सीएम कौन है? तो इसके सीएम है आपके अभी वर्तमान समय में एकनाथ शिंदे जी। ठीक है फ्रेंड्स, एकनाथ शिंदे जी जो है वर्तमान समय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र के लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ा? तो ये पड़ा आपके बंगाल क्षेत्र में। जो बंगाल क्षेत्र था फ्रेंड्स पहले का, वो काफ़ी बड़ा था। अभी जो है वर्तमान समय में बंगाल के नाम से हम सिर्फ पश्चिम बंगाल को जानते हैं, लेकिन पहले आई थिंक उड़ीसा, बिहार, बंगाल ये सभी जो है बंगाल में ही आते थे। बाद में इनका अलग अलग विभाजन हुआ। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान जो है वह हमारे भारत देश का है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ साथ ये भी याद रखिए, अगर सबसे छोटा लिखित, एक सेकंड, सबसे छोटा लिखित संविधान अगर पूछ दे आपको तो यह है आपके मोनाको देश का संविधान है। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों याद रखें। अगला क्वेश्चन है, सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए खालिस्तान कार्य कहलाता है। तो जो स्थिरीकरण है इसे ही कहते हैं मांग का विस्तार करने के लिए या फिर मांग के विस्तार को कम करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, स्थिरीकरण याद रखें। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया को खालिस्तान के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। तो स्टार्टअप इंडिया जो है उसे वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें ये स्टार्टअप इंडिया को कब लॉन्च किया था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपका आया था सन 2016 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप क्या होता है? सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप क्या होता है? तो ये होता है आपका बेरियम सल्फेट। ठीक है फ्रेंड्स, बेरियम सल्फेट कहा जाता है जो अवक्षेप बनता है उसे। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये था आपकी नल्लाथाम्बी कलाई सेल्वी जी। इनको जो है CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो ये है आपका बैंकिंग सेवाएं। जो बैंकिंग सेवाएं होती हैं इसके साथ ही परिवहन होता है, बीमा होता है, PC और अन्य इसमें और भी कई आते हैं। ये जो है आपके तृतीय क्षेत्र में आते हैं, थर्ड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है फ्रेंड्स, प्राथमिक क्षेत्र में आपके कृषि और मछली पालन जैसे चीज़ें आती हैं प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड्स, द्वितीयक में याद रखें, द्वितीयक क्षेत्र में जो है वह उत्पादन और विनिर्माण कार्य, उत्पादन, उद्योग और विनिर्माण कार्य ये सभी, और इसमें अन्य चीज़ें भी आती हैं, ये द्वितीय क्षेत्र में आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 20 क्वेश्चन GK GS के ये थे। हिंदी स्टार्ट करते हैं, MTS वाले हिंदी स्किप कर दें। हिंदी के आज का पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संबोधन कारक चिन्ह है? जो हमें संबोधन कारक चिन्ह पूछा है वो बताना है निम्नलिखित में से। तो जो अरे है ये आपका संबोधन
कारक चिन्ह है, ठीक है फ्रेंड्स, बाकी से, ने, हो ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है साहित्यानुरागी खलिस्तान, उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपर्युक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा। जो साहित्यानुरागी होता है उसे क्या कहते हैं। साहित्यानुरागी से साहित्य प्रेमी तात्पर्य है, नहीं ये नहीं होता है। अगला ऑप्शन है आपका साहित्यानुरागी का प्रेमी तात्पर्य साहित्य से, ये भी नहीं होगा। साहित्यानुरागी से तात्पर्य साहित्य प्रेमी से है, ये आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये होगा आपका। जो साहित्यानुरागी होता है उससे तात्पर्य साहित्य प्रेमी से है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें नहीं पूछा गया है। तो भाव्या का स्वभाव अच्छा है, इसमें किसी भी प्रकार का संख्यावाचक विशेषण तो नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी अन्य ऑप्शन भी देख लेते हैं। कुछ खिलाड़ी, यहाँ पे जैसे कि दिख गया कुछ जो है, कुछ से तात्पर्य आपका संख्यावाचक से है। छत पर 4 सफ़ेद, 4 यहाँ पे दिया गया है, ये भी संख्यावाचक है। कक्षा में 4 छात्र पढ़ते हैं, 4 यहाँ पे भी दिया गया है, तो ये सभी जो है संख्यावाचक हैं। लेकिन जो फर्स्ट वाला ऑप्शन था आपका भाव्या का स्वभाव अच्छा है, इसमें किसी भी प्रकार का संख्यावाचक का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में वर्तनी अशुद्धि है, वर्तनीगत अशुद्धि है। जो 4 हमें दिया गया है इसमें से सेलेक्ट करना है, देख लेते हैं। भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश है, भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश है, देख लीजिए यहाँ पे हमें त्रुटि मिल रही है। कैलाश फर्स्ट वाला ऑप्शन, कैलाश गलत लिखा गया है, कैलाश एक्चुअल में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, कैलाश इस तरह लिखा जाता है आपका, जो सही है। अगला क्वेश्चन है जिसके सभी दांत झड़ चुके हों, जिसके सभी दांत झड़ चुके हों, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जो पोपला होता है फ्रेंड्स उसे कहते हैं जिसके सभी दांत झड़ चुके रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बूढ़ा उसको कहते हैं जो वृद्ध हो चुका हो, उसे बूढ़ा कहेंगे। अगला क्वेश्चन है युद्ध की इच्छा रखने वाला युवराज कहलाता है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित पद के स्थान पर आने वाले सही शब्द का विकल्पों में से चयन कीजिए। तो जो ये युवराज है फ्रेंड, यहाँ पे ये गलत दिया गया है, इसके स्थान पर जो है हमें सही अर्थ जो है वो चुनना है। तो युद्ध की इच्छा रखने वाला युवराज नहीं कहलाता है, हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाला जो है वह युयुत्सु कहलाता है फ्रेंड्स, ये जो है सेकंड ऑप्शन ये हमारा सही है। युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु कहते हैं। और जो यायावर होते हैं ये देख लीजिए फ्रेंड, जो घुमंतु जीवन जीते हैं, जंगलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते हैं, जो आदि मानव थे, उस तरह का जीवन जीने वालों को यायावर कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला, वाक्यांश के लिए इनमें से उपर्युक्त शब्द कौन सा होगा। तो जो राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला है उसे कूटनीति कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। राजनीति जिसका संबंध राजनीति से हो उसे राजनीतिज्ञ कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत देश में इंदौर स्वच्छता की सूची में प्रथम स्थान पर है, वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द। भारत देश में इंदौर स्वच्छता की सूची में प्रथम स्थान पर है, ठीक है, इसमें हमें त्रुटि ढूंढना है। तो त्रुटि हमें ये दिख रही है इंदौर, ये जो है गलत लिखा गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो चौथा वाला है यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट इंदौर जो है वो ऐसे लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है गर्मियों में गर्म हवा चलती है। तो ये जो लाइन दिया गया है हमें इसी से संबंधित क्वेश्चन देगा। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। गर्मियों में गर्म हवा चलती है, ये सही लिखा गया है, लेकिन इसके साथ हमें उचित वाला लगाना है। तो हवा का पर्यायवाची जो होता है वह बयार होता है फ्रेंड्स, और बयार जो है वो गर्म हवाओं को कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पर्यायवाची होगा। इसके साथ हम अन्य पर्यायवाची भी देख लेते हैं हवा का, जैसे हवा को कहते हैं मारुत, इसके साथ कहते हैं समीर, पवन भी हवा को ही कहते हैं, और अनिल भी कहते हैं, ये भी याद रखें, ठीक है फ्रेंड्स। अगले किसी शिफ्ट में इनमें से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखें। अगला क्वेश्चन है अकस्मात शब्द के लिए इनमें से उपर्युक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है। अकस्मात शब्द, ठीक है। तो जो अकस्मात है इसके लिए पर्यायवाची होगा आपका अचानक। अकस्मात का अर्थ होता है अचानक, सडनली, जैसे कुछ हो जाता है ना, उसे ही कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते हैं। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। जो ये सभ्य व्यक्ति हैं इसका हमें विलोम बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सभ्य का विलोम होगा आपका असभ्य, जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चला था। वाक्य में प्रयुक्त दिवस का विलोम शब्द
नहीं है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, उसमें दिवस का जो है वो एक ऑप्शन जो है वो दिवस का विलोम नहीं है, हमें वही सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन दिन। दिवस का अर्थ होता है, दिवस का अर्थ होता है दिन, तो हमें दिन का विलोम बताना है। तो जो निशा है वो भी दिन का विलोम है, रात्रि भी दिन का विलोम होता है, रजनी भी दिन का विलोम होता है, लेकिन जो अवनी होता है वह दिन का विलोम नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। याद रखें, अवनी जो है आपकी पृथ्वी, पृथ्वी और इनको कहते हैं धरा भी कहते हैं, धरा के बाद धरती भी कहते हैं, ये आपकी माँ होती है, ये भी याद रखें। भू भी कहते हैं इन्हें और वसुंधरा भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अवनी का अर्थ ये सभी होता है, तो हमारा सेकंड वाला आंसर होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपर्युक्त सार्थक शब्द हैं। गूलर का फूल होना, गूलर का फूल होना पूछा गया है हमें, तो गूलर का फूल होने का अर्थ होता है दुर्लभ होना, ठीक है फ्रेंड्स। गूलर का फूल होना का अर्थ होता है दुर्लभ हो जाना, काफ़ी दुर्लभ। गूलर का फूल बहुत मुश्किल से मिलता होगा शायद, इसलिए इसे काफ़ी दुर्लभ होना बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ विकल्पों में से चुनिए। नाक रगड़ना, इसका हमें उचित अर्थ बताना है। तो नाक रगड़ना का अर्थ होगा दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, ठीक है फ्रेंड्स। नाक रगड़ना का अर्थ होता है दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें जिसमें चेतना ना हो। हमें इसके लिए बताना है, एक अक्षर में इसका अर्थ बताना है, जिसमें चेतना ना हो, एक शब्द में। तो जिसमें चेतना ना हो उसे अचेतन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें। जिसमें चेतना ना हो उसे अचेतन कहते हैं। तो जिसमें चेतना ना हो उसकी दशा को नहीं सुधारा जा सकता, यही हमारा आंसर है। जो आपका गद्यांश होगा वो आज के लिए आपका होमवर्क है, इसे आप घर में बनाएं। इसके साथ ही जो रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं 20 क्वेश्चन, ये भी आप बनाएं। आपका स्कोर काफ़ी अच्छा बूस्ट करेगा, एकदम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। MTS वाले भी रीजनिंग और मैथ्स की प्रैक्टिस यहीं से कर सकते हैं अपने T1 क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर MTS वालों को ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही ईजी लगे तो आपके लिए अलग से मैंने और PDF डाला है रीजनिंग और मैथ्स के 25 क्वेश्चन के, आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।